नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और हम अध्ययन कर रहे थे रूस की विदेश नीति का, और इस वीडियो में हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे। रूस की विदेश नीति अवधारणा 2016 के अंतर्गत साइबर अपराधों से निपटने की विदेश नीति का भी उल्लेख किया गया। रूस को उत्पन्न होने वाले साइबर खतरों की किसी भी किस्म के खतरों से बचाने का आह्वान इस नीति के अंतर्गत किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हैकिंग के लिए मॉस्को पर लगाए गए आरोपों के कारण रूस और पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका के बीच खुली दुश्मनी शुरू हो गई। एक जनमत संग्रह प्रक्रिया के दौरान अमेरिका के नागरिकों से ये पूछा गया कि अमेरिका के चुनाव को प्रभावित करने वाले आसूचना अभिकरणों की सूचना सही थी या नहीं। इस संबंध में 24% लोगों का ये मानना था कि रूस चुनावों को प्रभावित कर सकता है। रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख निकोले पाशोव ने 15 फरवरी को दिए गए साक्षात्कार में कहा था कि रूस साइबर क्षेत्र में सभी देशों पर समान रूप से लागू जिम्मेदाराना व्यवहार से संबंधित सामान्य नियमों पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि रूस साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए अपने सिस्टम में निरंतर सुधार कर रहा है। साथ ही रूस संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में ऐसे युक्तियों पर अमल करना चाहता है जिसके तहत इंटरनेट व्यवस्था को ईमानदारी के साथ और अधिक अंतर्राष्ट्रीय रूप देकर अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के संबंध में जिम्मेदाराना व्यवहार की बाबत सार्वभौमिक नियम बनाए जा सके। रूस की नई विदेश नीति में आतंकवाद के विरुद्ध किसी भी रूप में आतंकवाद की निंदा जैसे कड़े शब्दों का प्रयोग भी किया गया। इसी अनुक्रम में इसके किसी भी रूप के औचित्यकरण को भी नकार दिया गया। इसके अलावा इस खतरे का सामना करने के लिए नई युक्तियों तथा सिविल सोसाइटी की सहभागिता का भी आह्वान किया गया। इसके अंतर्गत आतंकवादी समूहों की सहायता करने वाले राज्यों, व्यक्तियों और उन लोगों की पहचान करने पर भी जोर दिया गया ताकि आतंकवादियों के वित्त पोषण स्रोत को समाप्त किया जा सके। हालांकि रूस ने पाकिस्तान, तालिबान और अन्य आतंकवादी समूह और ईरान में हिजबुल्लाह मिलिशिया समूह जैसे कुछ देशों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध हैं, जो इन समूह को वित्तीय सहायता देने के साथ ही साथ इन देशों में या इन क्षेत्रों में सक्रिय रहकर अपनी भूमिका को विधि सम्मत बनाते हैं। इसलिए ये सवाल बहुत दिलचस्प है कि रूस इस नीति को लागू कैसे करेगा। रूस ने चेचन नेता रमजान कोज़िरोव का भी समर्थन किया, जिसका संबंध चेचन बागी समूह से है। पुतिन कोज़िरोव का समर्थन इसलिए भी करते हैं कि वे चेचन्या में इस्लामी कट्टरवादियों के खिलाफ एक अवरोधक का कार्य कर रहे हैं। रूस की विदेश नीति यूरोपीय राष्ट्रों के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध बनाने की रही है। उसने यूरोपीय साझा बाजार में सम्मिलित होने के प्रयास किए। मॉस्को विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर दमित्र फ्योदोरोव के शब्दों में, हमें भरोसा है कि अब हम अपने संसाधन और ऊर्जा को अमेरिकी खेमे से लड़ने या तीसरी दुनिया को चलाने में बर्बाद नहीं करेंगे। हमें आत्मनिरीक्षण और कड़ा परिश्रम करना चाहिए तथा यूरोपीय समुदाय में शामिल हो जाना चाहिए जहाँ के हम हैं। रूस यूरोप की ऊर्जा मंडियों पर अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। रूस एक ऐसे विस्तृत यूरोप की परिकल्पना करता है जिसका विस्तार लिस्बन से लेकर व्लादिवोस्तोक तक होगा। रूस चाहता है कि उसके और यूरोप के बीच आर्थिक, व्यापारिक, प्रौद्योगिकी, नवाचारी और व्यापारिक संबंध आगे बढ़ें। विस्तृत यूरोप की अवधारणा के तहत यूरेशिया के मामले में रूस द्वारा सुरक्षा प्रदान करने संबंधी दायित्व एक बड़ी हद तक बदल जाता है।
इस प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए वह क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों में शुमार होने लगता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रूस यूरोप और एशिया के बीच एक पुल का कार्य करता है। यूरोपीय संघ के साथ सहयोग बढ़ाकर रूस ये भी अपेक्षा करता है कि उसके नागरिकों को यूरोपीय संघ में वीजा रहित जाने की सुविधा प्राप्त हो। प्रारंभ में रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने चीन के साथ अच्छे संबंध को बनाने की विदेश नीति को अपनाया। इन दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद था, जिनके ऊपर 10 नवंबर 1997 को एक ऐतिहासिक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिससे दोनों देशों के बीच 4300 किलोमीटर लंबी पूर्वी सीमा पर 300 वर्षों से चला आ रहा सीमा विवाद समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त रूस और चीन के बीच साइबेरिया से उत्तर चीन के मध्य तक एक 3000 किमी लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने का समझौता भी 1997 में हुआ। इसके अलावा 2001 को अमेरिका ने मिसाइल रोधी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। रूस और चीन ने इस विवादास्पद प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा प्रणाली पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और दोनों ने विश्व में शक्ति संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से 20 वर्षीय संधि की। इस संधि में दोनों देशों द्वारा विश्व में सामरिक संतुलन और स्थिरता के लिए मिलकर प्रयास करने की बात कही गई। रूस की वर्तमान नीति चीन के साथ मित्रवत संबंधों की स्थापना करना है। रूस और चीन के बीच विशेष रूप से 2014 से द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते रहे हैं। रूस बीजिंग के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने की कोशिश करता है, ताकि रूस के आसपास के क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके। रूस एशिया प्रशांत में भी अपने आर्थिक प्रभाव को बढ़ाना चाहता है, इसलिए वह चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर रहा है। ट्रंप द्वारा अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करने के बाद रूस और अमेरिका के बीच परिचर्चा चल रही है, जिससे चीन को हानि की संभावना महसूस की गई। बीजिंग की इन शंकाओं को दूर करने के लिए रूस ने सक्रियता शब्द का इस्तेमाल किया, ताकि द्विपक्षीय संबंधों के बारे में चीन को आश्वासन दिया जा सके। रूस ये भी सुनिश्चित करता है कि चीन के साथ उसके संबंध अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने के कारण असंतुलित ना हो जाए। रूस इस तथ्य को भलीभांति समझता है कि रूस और चीन दोनों ही देश क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण कारकों के रूप में विशेष वैश्विक मुद्दों पर एक जैसी बुनियादी स्थिति रखते हैं। इसलिए रूस नए खतरों और चुनौतियों का सामना करने और विशेष रूप से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के साथ सहयोग, ग्रुप 20, ब्रिक्स, EAS, SCO और अन्य बहुपक्षीय आयामों सहित विभिन्न क्षेत्रों में चीन के साथ विदेश नीति के मामले में सहयोग कर रहा है। वर्तमान में अगर हम देखें तो रूस पुनः एक नई महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। रूस ने अपने को फिर से महाशक्ति बना लिया है और सभ्यता के भविष्य और वर्तमान विश्व परिस्थितियों में उसकी वैश्विक जिम्मेदारी है। रूस के पुनः महाशक्ति बनने के प्रयासों को बहुत से संदर्भ में देखा जा सकता है। पहला संदर्भ है कि आज रूस और चीन के संबंध बहुत घनिष्ठता के रहे हैं। मध्य एशिया में रूस का हस्तक्षेप बढ़ रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका को वहां से बाहर धकेला जा रहा है। शंघाई संगठन को आज सुदृढ़ कर लिया गया है और उसे नाटो के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिमी एशिया में अब रूस संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा खींची हुई लीक पर न चलकर स्वतंत्र रुख अपना रहा है। वह सैनिक ताकत के रूप में अभी भी एक महाशक्ति है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। वह आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली बन रहा है। गत कई वर्षों से रूस की अर्थव्यवस्था की वार्षिक दर सम्मानजनक है और समय से पूर्व ही उसने पश्चिमी देशों के ऋण की अदायगी कर उनके आर्थिक दबाव से स्वयं को मुक्त कर लिया।
इस तरह से वर्तमान में यदि हम रूस की स्थिति को वैश्विक परिदृश्य में देखना चाहेंगे तो हम पाएंगे कि एक तरफ जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस को G7 में सम्मिलित करना चाहते थे और यूरोपीय संघ रूस से वाणिज्य व्यापार बढ़ाने की कोशिश में है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में रूस ने वह जगह फिर से हासिल कर ली है जो सोवियत संघ के पतन के बाद उससे छिन गई थी। चीन ने प्रगाढ़ मित्रता, अमेरिकी पाबंदियों से घिरे ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों के साथ खड़ा होना, सीरिया में निर्णायक हस्तक्षेप, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन के माध्यम से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का प्रभावशाली मंच तैयार करना तथा रूस की रणनीतिक क्षमता को स्थापित करना ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य में रूस और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं। रूसी विद्वान प्रोफेसर सर्गेई कारगानोव के अनुसार रूस की ऐतिहासिक भूमिका को बतलाते हुए ये कहा गया कि जब भी कोई ताकत, चाहे वो चंगेज खान के वंशज हो या स्वीडन के चार्ल्स 12 हो या नेपोलियन या हिटलर हो, वैश्विक या क्षेत्रीय वर्चस्व की कोशिश करती है तो रूस उसके सामने खड़ा हो जाता है। आज रूस सैन्य और राजनीतिक प्रभाव के मामले में पर्याप्त सक्षम है, लेकिन आर्थिक, तकनीकी और साइबर के क्षेत्र में उसे बाजार और बाहरी सहयोगियों की दरकार है, जिसकी तलाश रूस को है। कारागानोव रूस को अमेरिका व चीन के बीच संतुलन बनाने वाली शक्ति और गुटनिरपेक्ष देशों के नए समूहों के अगुवा के रूप में भी देखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।